खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। पहले रन डाउन और फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आइन का मुकम्मल ढांचा तब्दील होकर रह जाएगा जैसे कहा गया है? इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर बात करेंगे। 8 अक्टूबर से पहले क्या आइनी तरामीम आ जाएंगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, अगर वो वापस ले लेती है तो क्या रियासत कोई बड़ा फैसला करेगी। और आखिर में हम बात करेंगे दुनिया में जो जंग के साए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ पर भी पाबंदी पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया है। इजराइल से खैर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हजूर ये फरमाइए कि यकीनन मैं आपको सुन भी रहा था कि ज़ाहिर है जो फैसला अदालत करती है आइन और कानून के मुताबिक करती है, मगर हमारा एक खास मारूज़ भी है। इस मारूज़ में हमने देखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने हैं और लाइटीज़ जो हैं चेंज भी हुई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है। इस मारूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस कानून की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, वाइल नोइंग दैट आप जिस तरह फरमा रहे थे कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर इसके जो नताइज पॉसिबल निकल सकते हैं वो क्या हैं जनाब जदून साहब? बहुत शुक्रिया। देखें, नताज तो आपको पता है 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18th अमेंडमेंट में लाया गया, तो उसका मकसद ये था कि किसी तरह डिफेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग को रोके। लेकिन वो जो आर्टिकल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हॉर्स ट्रेडिंग को, डिफेक्शन को रोकने में नाकाम हो गया या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी क्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसके फेवर में हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो उसको वेलकम करते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने असूलों की खातिर ये नहीं कहा कि हम इस बंदे को साथ नहीं मिलाना चाहते अगर उनको फ़ायदा होता हो। उसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि सादक संजरानी जो जब सेनेट के चेयरमैन बने तो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को वेलकम कहा। सेनेट के अंदर उठ के उन्होंने शोर मचाया कि जी हम जीत गए हैं। अब सारी दुनिया को पता था कि बंदे कहाँ से आए हैं, किसने लाए हैं, किस तरह मैनेज किए गए हैं, किस तरह एक खुला मुखला जो है तजाद है। अब देखें, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो ये चाहती नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, वो उस वक्त चाहते हैं जब उनको नुकसान हो रहा हो। और जब उनको फ़ायदा हो रहा हो तो वो इस आर्टिकल को अपनी फेवर में इस्तेमाल करते हुए बड़ी खुशी महसूस करते हैं। तो मेरी नज़र में अगर ये चाहते हैं इनफैक्ट कि जी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, डिफेक्शन ना हो, तो इनको तमाम को मिल के आइनी तरमीम करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। ये अभी देखें ना, गवर्नमेंट जदून साहब फैसला तो आ गया, अब फरमाइएगा कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी का इजलास हुआ था उसको आज PTI ने चैलेंज कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर उस पर बेंच बन जाता है तो उसकी समाज शुरू हो जाती है, तो इस फैसले पर कोई बुरे असरात भी पड़ सकते हैं या ये फैसला अब हतमी हो चुका है? देखिए, PTI वाले मेरे ख्याल में जल्दी करने में गलती कर रहे हैं कि जब तक 25 अक्टूबर तक ये चीफ जस्टिस हैं, वो PTI की कोई पिटीशन मुझे एक्सेप्ट होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे भी स्टैंप लगाना चाहते हैं, ये ठीक है, तो फिर और प्रॉब्लम बना देंगे आगे वाली कोर्ट के लिए। तो बेहतर है ये थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें, कहीं ये आर्डीनेंस को भी वैलिडेट न करा दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है उसको भी वैलिडेट न करा दें। ये देखो ना आप, या तो आइन के मुताबिक यहाँ पे तो जो भी चीफ जस्टिस आया है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को चलाता है। काजी फाइजा साहब जो पहले आए थे तो इनसे कोई थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो ये सही करेंगे, इन्होंने पहले बातें भी बड़ी अच्छी की, फ़ौरन फुल कोर्ट बना लिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी पावर डाइल्यूट कर रहा हूँ, मैं 3 मेंबर सीनियर जजेस की कमेटी बना रहा हूँ। लेकिन फिर वक्त के साथ हमने देखा कि उनकी सोच बदल गई, वो उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। फिर एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उस जुमरात को वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग में जानबूझ के नहीं आए कि कल ऑर्डिनेंस आएगा, तो ऑर्डिनेंस के आते हुए 1 घंटे के अंदर उन्होंने कमेटी अपनी मर्जी का मेंबर ले लिया। वो डिस्क्रिशनरी पावर सारी अपने पास रख के उसी ऑर्डिनेंस को जब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को ताला लगा दो, उन्होंने पार्लियामेंट का ताला भी खोल दिया। और जो अभी कमेटी की जिस तरह मर्जी बना लो, उसका भी वो ताला उन्होंने खुद अपने हाथ में रख ली, चाबी। तो ये जो मामलात है ना, ये बड़े सीरियस हो रहे हैं, PTI वाले बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, तो इन्हें ये काम सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा नहीं, ये तो बात ठीक है। इस्लामाबाद बार ने, पिंडी बार ने और एक और मैं बात आपसे, रावलपिंडी बार और इस्लामाबाद बार है और 3 बारें जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी है, उन्होंने मुखालफत कर दी है आईनी तरमीम की और उन्होंने कहा है हम मज़ाहमत करेंगे। तो आपको बड़ी मज़ाहमत नजर आ रही है सर? ये देखिए, अगर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इकट्ठी हो जाती हैं तो हुकूमत की एक शक्ल बन जाएगी। यहाँ पे किसी एक वकील का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वकीलों का इशू नहीं है,
यहाँ पे आइन का मसला है, कानून का मसला है। अगर ये आइनी तरमीम एज इट इज़ जो पहले मसवदा दिखाया गया अगर ऐसी आ जाती हैं, या अगर वो कहते हैं जी कि आइनी अदालत बन जाए, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म तो नहीं करते लेकिन उसकी पावर सारी अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर नेचुरली वो एक सेशन कोर्ट के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 199 की पावर भी हाई कोर्ट से ख़त्म होती है या उनको छोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का तो स्टेटस जो है वो बहुत नीचे ले आएंगे। और उसकी कह रहे हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी उसकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की उस पर नहीं बाइंडिंग होगी। मीनिंग देयर बाय कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे बड़े असरात पड़ेंगे। तो वो आइनी तरमीम किसी भी तरह वकला जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा जहांगीर जदून साहब, उन वकीलों के जी जो बात गवर्नमेंट मुकम्मल करें, बहुत करीब है। जी जहांगीर जदून साहब, मैं एक और एंगल से आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि पार्टियां चाहती नहीं है, मैं एक साथ बताते चलूं, अगर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, मगर क्योंकि जल्दी जाना है जहांगीर जदून साहब, मैं आपसे बात मुकम्मल करता हूं फिर बढ़ूंगा अगर सिद्दीक साहब की तरफ। ये फरमाइए कि अगर पार्टियां नहीं चाहती, अपने मफाद में जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग चाहती हैं, और अगर अदालत के किसी फैसले से कोई रोक टोक भी ना रहे और फैसिलिटेशन भी हो जाए, तो इस पर आप क्वालिटेटिवली क्या कमेंट करेंगे? और फिर जब इस तरमीम को या इस फैसले के बाद खुद जो जज साहिबान हैं उनकी जो उम्रें हैं जो रिटायरमेंट की, उसमें भी तब्दीली की अगर हो सकती है, या किसी जज साहब को कोई नया ओहदा भी मिलने की बात हो, तो फिर इस फैसले की क्या आप समझते हैं कि इसकी हैसियत क्या होगी? जदून साहब देखें, जो जज साहब रिटायर होने वाले हैं 65 के बाद, तो वो अगर ऑन बोर्ड हैं, वो स्पेसिफिक अमेंडमेंट चाहते हैं कि उनको आइनी कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, काजी फाइज़ साहब जो असूल अपने लिए पसंद करते हैं वो बराए मेहरबानी दूसरों के लिए पसंद करें। जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने 3 सिटिंग जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया। उन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मुझे इससे आउट किया जाता है तो ये 3 जो जज हैं ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं, इनको बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। तो उन तीनों जजों ने अपने आप को बेंच से रिक्यूज़ कर लिया। अब आप देखना यहाँ पे मसला ये है, अलमिया ये है हमारे पाकिस्तान का, कि जब वो एज ए जज काम कर रहे थे उनका माइंड जो सेट था वो और था। जो ही वो चीफ जस्टिस बने हैं, या आप साहब अगर काजी फाइज साहब बन जाते हैं आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, तो वकला कबूल करेंगे? नहीं कबूल करेंगे, बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे। किसी ऐसी आईनी अदालत को वकला कबूल नहीं करेंगे जिससे आपकी जो जुडिशरी है उसकी आज़ादी पे कोई कदर लगा दें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दें। देखें, आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आप एक आईनी अदालत इस वक्त क्यों बनाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं जी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो 126 केसेज हैं, बाकी जो 59,700 केसेज हैं, 800 केसेज हैं, वो तो आईनी नहीं है। यहाँ पे एक आईनी बेंच बना दिया जाए, या आपकी जो रीजनिंग है। और मैं आप एक बड़ी खबर बताता चलूँ कि अगर ये बन जाती है अदालत, हम तो चाहते हैं न बने और न ही बनने देना चाहिए, अगर ये अदालत बन गई तो इसके अंदर केसों की इतनी भरमार हो जाएगी कि ये अदालत जो है आप भूल जाएंगे कहाँ पे बैकलॉग है। क्योंकि देखें ना, एक शख्स अगर सुप्रीम कोर्ट में अपना मर्डर का रेफरेंस ले जाता है और वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा कर देता है जी कि 10A के अंदर मुझे तो फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद आप फिर आएंगे आईनी अदालत, तो आईनी अदालत जो है वो आपके जो फंडामेंटल राइट है वो तय करेगी। तो इस तरह आप देखें, आपके पास रीजनिंग नहीं है अदालत कायम करने की। अगर मुझसे कोई आर्गूमेंट करे, मेरे साथ कोई रीजनिंग करे, मैं उसको जवाब दूं कि आप ये आईनी अदालत इस वक्त क्यों बनाना चाहते हैं, उनके पास सॉलिड रीजन ही नहीं है। अगर आप बैकलॉग खत्म करना चाहते हैं तो ये बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए आप जो भी काम करते हैं तमाम स्टेक होल्डर से उस पे मशवरा लें। अच्छा आराम से जदून साहब, ये तो आपने बिल्कुल नया पॉइंट दे दिया, आपने एक नया पॉइंट दे दिया। आपने तो कहा कि ये सेल्फ डिफीटिंग होगा। अगर सिद्दीक साहब, जदून साहब ने जो नुक्ता उठाया है, पहले मैंने किसी मुअज़्ज़ज़ लॉ एक्सपर्ट से ये नहीं सुना कि बजाय इसके कि जी वो बैकलॉग खत्म हो, बोझ हटे, बोझ बन जाएगा, और ये 10A की क्या बात कर रहे हैं कि लोग कत्ल के मुकदमे भी क्या आईनी अदालत में ले जाएंगे, जिस तरह जदून साहब कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जितनी आईनी तरामीम है, ये सारा जितना भी ये सारा काम हो रहा है, ये पर्सन स्पेसिफिक है। या तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के हवाले से कि एक देखिए सारे सिस्टम की प्रोटेक्शन क्या है, 3 एक्सटेंशन बड़ी अहम।
तो ये जो बात जरूर साहब कह रहे हैं, इनकी बात में बहुत वजन है कि जब देखे ना कॉन्स्टिट्यूशनल टच दे देंगे आप, आर्टिकल 10A की वायलेशन आ जाएगी, आर्टिकल वायलेशन जाएगी जब कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर वो आईनी अदालत की तरफ जाएंगे। तो ये तो एक ऐसा यानी सेल्फ डिफीटिंग का लफ्ज इसके लिए बहुत जबरदस्त है। और असल में मकसद भी यही है, मकसद ये है कि आप वो यानी अगर तादाद देखें ना, आप 20 लाख केसेस जो सिविल कोर्टों में, फौजदारी की अदालतों में उसका फैसला नहीं करना चाहते, आप ये 126 केसेस जो सियासी जमातों या सियासी लीडर्स के हवाले से हैं, उनको बचाने के लिए सारे का सारा निजाम टेक पे लगा रहे हैं और इसको बिल्कुल इजाजत नहीं जाएगी। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपको आज की समात पर ले जाऊंगा, आप वहां मौजूद थे और अली जफर साहब ने आज समात का बाइकआउट कर दिया। इस अमल को कैसे देखते हैं ये तो फरमाइएगा, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने भी बड़ा सराहा है अपने तहरीरी फैसले में कि अली जफर साहब ने बाइकआउट करने के बाद मुवक्किल के कहने के बावजूद अदालती मावन बने। तो इसको किस नज़र से देखते हैं सर? उनको क्या बाइकआउट करना चाहिए था और बाद में क्या उनको अदालती मावन बनना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। अली जफर साहब की ये बहुत बड़ी गलती है। यानी बुनियादी तौर पर आप एक स्टैंड ले रहे हैं, मुवक्किल की तरफ से स्टैंड ले रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था इस हवाले से। और आपने लेजिटिमेट दे दी एक तरह से उनको। बातें तो यही होगी कि सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप खाली वकील होते तो बात और थी, क्योंकि आपका एक सियासी ताल्लुक है। और जिस तरह के वो आर्गूमेंट दिए, मैं उनके आर्गूमेंट से भी इत्तेफाक नहीं करता। यानी जो असल बात समझने वाली है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। और मैं आपके साथ जाने से पहले बताना चाहूँ, कमाल की बात यह है कि ये वाहिद शायद नजरसानी होगी जिसमें नोटिस नहीं दिए गए, और इसमें 13 लोग थे। वफाक, पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, कोई नहीं आई इसमें, पीएमएलएन, बीएनपी, नेशनल असेंबली, पीएमएलक्यू, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बलूचिस्तान। सिद्दीक साहब, मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं क्योंकि जदून साहब ने कहीं पहुंचना है, तो मैं एक कमेंट उनसे ले लूं। जदून साहब, मैं चाहूंगा थोड़ी सी वजाहत आप मजीद कर दें कि आप क्या समझते हैं कि एक रेजिस्टेंस बार काउंसिल्स की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से आएगी, जो वकला की लीडरशिप है, और वो रेजिस्टेंस का क्या नतीजा पॉसिबल निकल सकता है? क्योंकि अब तो ये रिव्यू था, कानून तो ये बन गया। जदून साहब, ये देखें, ये कानून बने या ना बने, ये डिफेक्शन को कभी भी ये कानून नहीं रोक सकता। 63A मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, बेशुमार एग्जांपल हैं, आप शुरू से ले लें। इस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्शन हुई है। बेनज़ीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस देखें, नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये पहली दफ़ा हमने देखा ये कामयाब हुई है। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती, वो भी जिन्होंने कराई है वो आपको पता है। अब इसमें देखें ना, जो वकला हैं वो ज़रूर निकलेंगे और इस बात पे निकलेंगे। देख, वकला का कोई इसमें पॉलिटिकली गेन नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर एफिलेशन भी रखते हैं तो उस एफिलेशन से अबव हो के उनको सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक और आइन और कानून को बचाने के लिए निकलना चाहिए। इसके देखिए सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने एक पूरा प्लान ए प्लान बी बनाया हुआ है कि ये नहीं होगा तो ये करेंगे, फिर ये नहीं होगा तो ये करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट को पहले इस इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, सारे डर रहे थे जी कि इसने 10 ईयर का प्लान बनाया हुआ है। ये नहीं देखते कि ऊपर एक अल्लाह का भी प्लान होता है। अब ये डर रहे हैं जी कि मंसूर शाह साहब आ जाएंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ये कतन नहीं होगा, ये कतन नहीं होगा। देखिए, अगर गवर्नमेंट सही चलती है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक है, वो लोगों के अंदर मतलब एक चीज़ पैदा करती है, तो ये नहीं होता कि गवर्नमेंट एकदम खत्म हो जाए या कोई एक जज के आने से या किसी बंदे के आने से गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप अल्लाह पे तवक्कुल करें कि गवर्नमेंट जो है ना, जब तक अल्लाह ताला ने आपको बचाए रखना है, आप बचे रहेंगे, आप काम ठीक करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट चलेगी। ये नहीं है कि जी आप काजी भाई सर रिटायर हो जाएंगे तो पीछे से गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर जाएगी। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं, इस सोच के तहत कोई काम कर रहे हैं, तो वो सोच भी ख़त्म हो जाएगी और वो काम भी नहीं होगा। और आखिरकार फिर ये निज़ाम जो है, आपने देखा है मार्शल लॉ के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या काम नहीं किए, वो सारे रिवर्स हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, पूरी हाई कोर्ट की उठा के ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा हाई कोर्ट एक आईनी तरीके से बन गई। पूरे जजेस जो है, जितने भी पीसों के थे, घरों को पैक होकर चले गए। 60, 70, 80 जज जो थे वो फारग हो गए। तो ये निज़ाम होता है, ये बदलता रहता है निज़ाम। तो इसमें जो लोग ये काम करा रहे हैं, साहिब इक़्तिदार हैं या उसमें उनकी मतलब मंशा और मर्जी शामिल है, उनको इस पर दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए। हम किसी आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आईनी तरमीम का जो प्रोसीजर है, आइन जो है वो लोगों के और स्टेट के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फंडामेंटली चेंज करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर सकते,
तो उस जो भी आप तरमीम लाना चाहते हैं वो लोगों को पता हो। अभी देखें ना, दूसरा अगर कोई मसवदा आता है, अभी तक बहुत तो शुक्रिया अपना जदून साहब, आपने हमें ज़्यादा वक्त ले लिया, हमने आपने कहीं 12 मिनट पे जाना था। मगर अजहर सिद्दीक साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। आपने सुनी जदून साहब की बात भी, और जो वो एक मुजव्विज़ा या कह लें एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस की भी वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये इश्यूज सेटल करने की बजाय मैं पॉलिटिकली फैसला भले जितना अच्छा हो, कानून के मुताबिक हो, मैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, तो क्या ये चीज़ों को सेटल करेगा या और कन्फ्यूजन या खुदा न खास्ता एक इंतशार पैदा होगा? देखिए, एक बात तो बड़ी बात है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पैदा हो चुका है और वो रहेगा। लेकिन मैं भाई साहब आपकी इजाजत से 3-4 चीजें, जैसे साली पैसा का दौर इतना कंट्रोवर्शियल रहा है, पिछले 1.5 सालों के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने से नहीं हुए। 57 में तरमीम की और वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं वायरस चैलेंजिंग ताहयात नाली वाला 225 सेक्शन है, उन्होंने कहा ये भी सामने नहीं आया। सेक्शन 215 टेकिंग अवे सिंपल बैनिंग ऑफ पार्टी सामने आया, उन्होंने कहा इसकी भी वायरस नहीं चैलेंज की। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक खास पॉइंट सेट के साथ आंखें बंद रखी है। तो ये, और मैं बताना चलूँ आपके सिद्दीक साहब, आपने आर्टिकल 63A की मुखालफत की फैसले की और कहा कि ये फैसला गलत है, लेकिन हो सकता है कल आर्मी जो आईनी तरमीम हो और उसमें फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ से हो जाए और वो इसके खिलाफ वोट दे दें, तो फिर तो तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा। तो क्या इसका फायदा तहरीक इंसाफ को भी तो पहुंच सकता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। मैं बताना चलूँ, देखिए इसमें बड़ी हमारी, और मैं चूंकि मैंने जब बहस की थी तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में 10 साल तहरीक आदम एतमाद नहीं आने दी थी। उन्होंने कहा था अगर वोट डालेंगे वोट काउंट नहीं होगा। आज ये डिस्कस भी हुआ, वो तो 3 वज़ीर आज़म थे, आए चौधरीकर और अपना नून, और 3 वज़ीर आज़म इस तरह फारग कर दिए थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बंद बांधा था, मिसाल जमहूरियत से यही बंद बांधा था, टांगामांग की सियासत खत्म की थी। और एक बात बताना चलूं, ये मैं हैरान हूँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये क्यों समझ बैठी है, भाई आप हर काम कर सकते हैं, कोई कानून सिर्फ 3 काम नहीं कर सकते, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से और मनी बिल के हवाले से। अगर आप ये करेंगे, खिलाफ चलेंगे, तो आपको पता होगा आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालिफाई। और इसकी मिसाल बड़ी सीधी दी है, फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री की मिसाल उसको दी थी, जिसके बाद ये पॉइंट टर्न हुआ था। यानी आप डकैती मारते हैं, डकैती करके जनाब आपको सजा हो जाती है, जो माल मसरूका बरामद होना वो आपका नहीं होना, वो वापस देना आपने। इसी तरह आप प्ली बार्गेन कर लेते हैं, प्ली बार्गेन करके आप पैसे वापस देते हैं, मगर आपकी नाइली होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने खुद ली, और इसमें इतने फ्लॉज है कि इन्होंने नोटिस नहीं किया। नजर सानी का टाइम बाद अजहर सिद्दीक साहब, एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, ये तो फैसला आ गया, अब क्या एहतजाज कल का हो रहा है और आप उसमें शरीक होंगे, वकला शरीक होंगे कल? जी बिल्कुल भरपूर एहतजाज होगा। सिर्फ यही बात नहीं है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और जहां तक तरमीम की बातें, मैं आपके सामने 3-4 चीजें रख देता हूँ। 54 तरामीम में से सारी की सारी तरामीम पर्सन स्पेसिफिक है, आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं है। पार्टी पर बैन करने के हवाले से जो चाह रहे हैं कि वो भी फेडरल काउंसिल कोर्ट करेगी। आप चाहते हैं कि एक फेडरल काउंसिल कोर्ट बनाकर ना जस्टिस काजी फाइजा को ले जाएगा, जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब इसके पर्सनल बेनिफिशियरी हैं। और बाकी जितने भी तरामीम है, हमने एक तरामीम देखी, हमने तरामीम को मौलाना फजल कमाल से डिस्कस किया। तो सर अगर तरामीम होती है और आईनी अदालत बनती है तो जस्टिस मंसूर मियां शाहिद साहब, ये बहुत आज़र सिद्दीक साहब, आपने बड़ी सराहत वजाहत के साथ इसमें मामले पे रोशनी डाली। मगर मामला ये है कि कानून अच्छी बात है, बनने चाहिए जो क्लैरिटी पैदा करें, इंतशार ना पैदा करें, कन्फ्यूजन ना पैदा करें। अल्लाह करे ये भी इसी तरह हो। मगर कुछ मुख्तलिफ और मुतज़ाद आरा भी आ रही हैं, बहुत सी और ख़बरें हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, उस पर बात करेंगे। ये एहतजाज का क्या मामला है और क्या एहतजाज हो रहा है या इसकी कॉल वापस ली जा रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया निगार साफ़ी जनाब मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं और मियां शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। मगर सवाल का आगाज़ मैं करता हूँ। बेग साहब, बहुत दिनों से हम प्रोग्रामों में भी इकट्ठे बैठ रहे हैं, एक अजीब
सिलसिला है एक बुरानी जो हमें नज़र आता है, जो शायद 2018 से ऑनवर्ड चला, पहले भी खैर अल्लाह खैर रखे बुरानी था, मगर नो ये और ज़्यादा कम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। आज एक फैसला भी आ गया, वकला बाहर आना चाह रहे हैं, KPK आप देख रहे हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। इज देयर एन एंड टू दिस ऑल मैडनेस विच वी आर वॉचिंग राइट अक्रॉस? बेग साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली मैं भी बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि इस मुल्क को, जो कि न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर की वजह से ही सारे जो लोग दुश्मन बने इस मुल्क के, उसमें बाहर वाला तो आके शायद यहाँ पे कुछ ना कर सके, लेकिन जो उनके लोकल एजेंट्स हैं वो बहुत सी जगहों पे बैठे हुए हैं। उनका बेसिक एजेंडा ये है कि मुल्क कभी स्टेबलाइज ना हो, इकोनॉमी वाइज ये कभी स्टेबल ना हो सके। पॉलिटिकली अगर ये स्टेबलाइज होता है तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी, आपके हालात बेहतर होंगे, कोई बाहर से भी आ जाएगा, कोई अंदर वाले भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, कोई कारोबार चल पड़ेगा। तो उस एजेंडे पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है। अब जरा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है और हमारे जो हमारे इक़्तिदार में लोग हैं वो फ्यूचरिस्टिक प्लान से आ रही हैं, उनको देखिए चेस गेम होती है, चेस गेम में जब भी आप कोई मूव करते हैं तो अगली 5-6 मूव्स आप सोच कर चलते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बादशाह के सामने भी आप पॉम खड़ा कर देते हैं, एक सिपाही खड़ा कर देते हैं और वो हिल नहीं पाता। तो यहाँ पे प्लानिंग का फुकदान था। आपने कहा कि इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान से माशाल्लाह मनूवर्ड होते हैं, वो किसी का भी हो, लेकिन इस बार ये हुआ कि वो मनूवरेबिलिटी जो थी वो जीरो निकली, वो प्लान जीरो निकला। आपका ख्याल था कि इलेक्शन करवाएंगे और एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्टेबल पाकिस्तान का ख्वाब आपने देखा, जो कि इलेक्शन के बाद जितना चूर हो गया। उसमें प्लानिंग और प्लानिंग। देखिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ आपसे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकूँ। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान का भी बयान आया कि वो इस तरमीम के साथ नहीं जा रहे, नंबर 1। नंबर 2, आज कानून आ गया है, क्या लोगों की वफादारियाँ तब्दील होती नज़र आ रही हैं, कानून बनता नज़र आ रहा है, और फिर उसके नतीजे में क्या हो सकता है अगर वकला मुतारक होते हैं? बेग साहब देखें काजी साहब, कानून पहले भी मौजूद था, कानून को उन्होंने सिर्फ रीराइट कर दिया था अता बंदियाल एंड कंपनी ने। जी सर, आप किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप वोट दें और आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। देखिए पार्लिमानी जमहूरियत में हमारे लॉ में ये मौजूद है, अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आपका वोट तो गिना जाएगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन लेके आपको डिचीट किया जाएगा। ठीक, तो वो एक चीज मौजूद है। अब मौलाना साहब की बात आप कर रहे हैं, मौलाना साहब ने ट्रेन मिस की। मैं ये समझता हूँ कि अब भी मौलाना साहब की बहुत वैल्यू है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अगर इसमें थोड़े से उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से गलत प्ले किया, उनको गवर्नमेंट के साथ और पार्लियामान के साथ और अगेंस्ट दिस फितना और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन, मौलाना हमेशा उनके खिलाफ लड़ते हैं, आपके और मेरे खिलाफ नहीं लड़ते। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सर फैसला तो आ गया बेग साहब, लेकिन क्या आपको ऐसे वोट नजर आ रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं पीटीआई से या आजाद अरकान से? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जिसको अगर आप दूसरा नाम दे हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो तो सदियों से हमारी नस्ल में शामिल है, हमारे ब्लड में शामिल है। बिल्कुल वोट मिलेंगे। आज़ाद लोग जो हैं वो चाहेंगे कि वो हुकूमत के साथ जाएं, क्योंकि पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे इलेक्ट हुए हैं जिनका पीटीआई से कोई वास्ता नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट, कोई टिकट नहीं ले रहा था, उन्होंने दे दी टिकट, वो इलेक्ट हो गए। इमरान खान का वोट। सर कितने वोट मिल सकते हैं हुकूमत को? देखिए वो फैसला अभी रिजर्व सीटों का भी पड़ा हुआ है, जिसपे अयाज सादिक साहब ने एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है। अगर वो वोट भी शामिल हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को पीटीआई के वोटों की जरूरत पड़ सकती है या मौलाना साहब के वोटों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अमेंडमेंट फौरी तौर पर लाना चाहते हैं, 20-22 दिन चीफ जस्टिस साहब फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट किया, ये उससे पहले ये तरमीम लाना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल में अब इजीली ले आएंगे।
बेग साहब, क्या आपको काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करते नजर आते हैं, चाहे एज 68 हो जाए या चाहे उन्हें आईनी अदालत का हेड बना दिया जाए? बिल्कुल सर, नजर आ रहे हैं, आपको पसंद हो या किसी और को ना पसंद हो, लेकिन वो कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर। सर, कल एक इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज है और सीएम केपी के कहते हैं कि मैं आकर रहूंगा, और इतलात ये हैं कि अगर वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इतलात ये भी हैं कि बड़ा इंतहाई इकदाम भी हो सकता है। अगर वो नहीं रुकेंगे तो केपी के में कोई गवर्नर राज की सूरत हाल भी लग सकती है। तो आपके पास क्या खबर है सर? देखिए, वो जो वजीर आला साहब हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो तो किसी स्टेबल आदमी की गुफ्तगू इस तरह होती नहीं है जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। वो जिस चेयर पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा नहीं है, ये उस चेयर की भी तौहीन है कि आप इस तरीके से बात करें। वो सिर्फ बानी का क्योंकि एजेंडा है कि पाकिस्तान में हर वक्त एक एहतजाज या फसाद रहे जिसमें कोई ना फॉरेन इन्वेस्टर आ सके ना लोकल इन्वेस्टर आ सके, वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वफाक ने और पंजाब ने नेचुरली वो 3 बार आ चुके हैं, और जिस किस्म की वो एक रियासत की पूरी मशीनरी को साथ लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक खाना जंगी की सूरत हाल है कि अगर उस सूबे की पुलिस या हमारे पंजाब या फेडरल की पुलिस आमने सामने आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए। उनको उनके जहन में सिर्फ बानी पीटीआई को खुश करना है जो वो कहता है। तो उस सूरत में हालात खराब हो सकते हैं। यस, आपकी बात ठीक है, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने उनको चांस दे दिया पंजाब में इंटर होने का। शायद वो कल, क्योंकि आगे के हालात इस किस्म के बन रहे हैं जी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है, वो उसके डेलीगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे हालात में बानी का ख्याल होगा कि कोई 2-4 डेड बॉडीज मिल जाएं, एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाए, और ये इस किस्म का हो कि ये जो बाहर से हमारे मुल्क में सरबराहान ममलकत में आना है वो ना आ सकें। तो नेचुरली गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको रोका जा सके और वो हालात ना बने जिसका वो बनाना चाह रहे हैं। एक साहब, आपने शुरू में जब बात का आगाज किया और आपका साहब ने बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में भी फौज ने चाहा था और उन्होंने कोशिश की थी कि आईपीपीज़ का मसला हल किया जाए। उस वक्त पीटीआई के कुछ लोग आड़े आ गए, और अभी भी जो हुकूमत है वो सरफरिस्त है और आईपीपीज़ में, तो फौज ने अपने बंदे को टांग दिया। इनकी क्या मजाल है? क्या आप समझते हैं कि फौज वाकईतन आईपीपीज़ के मामले में कोई बड़ा इकदाम करने जा रही है? अच्छा, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि आईपीपीज़ के ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज कह लीजिए, उन्होंने तकरीबन 1-1.5 माह से काम शुरू किया हुआ था, और वो मुख्तलिफ आईपीपीज़ के सरबराहान से मिले। देखिए, आईपीपीज़ में 1 या 2 को छोड़ दीजिए, बाकियों ने इतना कमाल लूटा इस मुल्क से कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो आप रात को शायद सो ना पाएं, और ये गरीब लोगों का माल है, आपका, मेरा, और सब पे डिवाइड हो रहा है। तो उस पे फौज ने बहुत काम किया। रियलिस्टिकली अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। इन लोगों ने आईपीपीज़ का असल में जो ब्रेन चाइल्ड है उसका नाम है नदीम बाबर, जिसकी 2 है। ये सब के पीछे, आईपीपीज़ के पीछे ब्रेन उसका, और वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एडवाइजर था उनका और करता धरता था। तो आईपीपी पे जो काम हो रहा है, इन्होंने फेक इंटरनेशनल ऑनरशिप रखी हुई है। बेनिफिशियरी असल में ये सारे लोकल हैं। तो अभी देखें, जुल्म ये है कि कैपेसिटी चार्जेस इनके, मैं आपको 2-4 बड़े नाम बता दूं, वो अगर 1 मेगावाट या 1 किलोवाट भी पैदा उनका प्रोजेक्ट कर रहा हो तो वो जस्टिफाई होंगे। पिछले 10 साल से कई ऐसे हैं जो खरबों क्या ये लूटा हुआ माल वापस भी आएगा या सिर्फ बातें सुनेंगे हम? देखें, ये बड़ा माफिया है। इन्होंने बहुत, देखें, एक बंदा एक आईपीपी लगाता है और उसने साथ में 6 और लगा लिए उसी पैसों से, और प्लांट चलते नहीं है। आप कैपेसिटी चार्जेस में बिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे हैं, माल वापस कोई नहीं आना। इन लोगों ने बाहर ह्यू एंड क्राई करके वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, इंटरनेशनल फॉर्म पे लिखा जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। असल में तो ये पाकिस्तान से ब्लैकमेलिंग है, इन गरीब लोगों से माल लूटा इन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है
इनको पूरा इनका कट्ठा छट्ठा बता रही है कि तो ये सर देखें आईपीपीज में तो वजीर आजम के जो साहबजादे हैं उनका भी आईपीपी है, तो वो भी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, क्या उनको विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, रजाकाराना तौर पे छोड़ दें, मिसाल कायम करें? मुझे उनका मैं बताऊं, वो उन्होंने आईपीपी उस तरह नहीं लगाया हुआ, उनकी शुगर मिल है उसमें, मतलब आईपीपी तो मैंने भी लगाया हुआ, आपने भी हो सकता है, ये जो आप सोलर लगाते हैं ये भी आईपीपी है, ये छोटे लेवल पे है, वो बड़े लेवल पे है। मकसद ये है कि किसी एक इंडिविजुअल को, मुझे उनकी असल क्रक्स नहीं पता कि उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया, लेकिन ये जो प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट दे रही है ये आवाम के लिए दे रही है, इसका बेनिफिशियरी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये आप सब और मैं हूं, क्योंकि ये जुल्म है कि आप बिलियंस ऑफ रुपीस लेके यहाँ से गायब हो गए। अच्छा बेग साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें फैसल वावड़ा साहब भी थे और मोहसिन नकवी साहब भी थे, तो आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये क्या इसकी मुहर्रिक क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए बेसिकली वो सेंट्रिक तो यही था कि जो कल का एहतजाज है, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आप इस्लामाबाद देखें तो इस वक्त बहुत से सीडीए बहुत से काम कर रही है, तदवीन व आराइश के, और सारा सिलसिला चल रहा है। ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है काजी साहब, ये खाली एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये पूरे रीजन का एक अलायंस बन रहा है जिसमें रशिया है, चाइना है, जिसमें ईरान है, और हमारा एक अलग से एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अमेरिकन पसंद नहीं कर रहे कि ये ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। इंटरनेशनल तौर पर जो हालात हमारे नेबर देख लीजिए, ईरान में जो उन्होंने भी ऑलमोस्ट वॉर हमारे डोर स्टेप पे आ गई हुई है। इंटरनेशनली ये बेग साहब इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपने मुल्क के तमाम बड़े इशूज़ पे, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल हों वो या मकामी जो हैं, उन पर एक बड़ी रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन अब एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कौमी मसाइल के हवाले से तो बात हो रही है और होती भी रहेगी, मगर अब हम बात करेंगे रीजनल हवाले से। ईरान, लेबनान और इजराइल, ये जंग फैलती नज़र आ रही है। क्या होगा ईरान के ख़िलाफ़, बिल्कुल हमारे हमसाए में है, हम कहाँ खड़े हैं, ये तमाम आम सवाल और उनके जवाबात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब तारिक रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी ही एक मखदूश सी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेज़ी से बदल रही है। जो वाक़यात हुए वो तो उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रिटेलिएशन अगर होती है, जो कि वो करेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं हाई हैंडेडनेस करते रहते हैं, अब तो उन पर एक हमला भी हुआ है, ये क्या हो सकती है, इसका एक्सटेंट क्या हो सकता है, इसका नतीजा जनरल साहब क्या निकल सकता है, और ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक ब्लीड कर सकता है उनको, ये इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी प्लीज़ जनरल साहब। देखिए जी, इजराइल जो है वो रिटेलिएट तो ज़रूर करेगा, क्योंकि उन पे एक बड़ा हमला हुआ है, और वो बल्कि ऐसे बयान दे रहे थे नेतन्याहू अमेरिका में बैठ के कि हम किसी वक्त भी ईरान पे हमला कर सकते हैं। तो ईरान एक तो वैसे बदला लेना चाह रहा था इस्माइल हनिया साहब का, हसन नसरुल्लाह का, बट मेरे अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा उनके लिए वरीसम ये हो गया था कि अगर इजराइल ने हम पे हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो पहले तो उस हमले को बर्दाश्त करेंगे, और उस हमले के नुकसान को बर्दाश्त करके फिर हम उन पे इजराइल पे हमला कर सकते हैं। तो इसे हम मिलिट्री टर्म में प्रीएम्पशन कहते हैं, कि इससे पहले कि आपका दुश्मन आप पे हमला करे, आप उसको फोर्सटाल करते हैं और ख़ुद उस पर हमला कर देते हैं। और सादे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि ऑफेंसिव इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ये एक डिफेंसिव मनूवर थी ईरान की तरफ से, और इजराइल ने खुद इसको दावत दी अपने बयानात से, और मेरे ख्याल में ईरान को ये बिल्कुल उन्होंने सही स्टेप लिया, और जो उन पर कैपेबिलिटी थी उसका एक नमूना दिया उन्होंने। और साथ ही उनके अयातुल्लाह साहब ने और प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम पे हमला हुआ इजराइल की तरफ से तो जवाब इससे सख्त होगा। अब देखें, बात यह है कि ईरान जो है उस पर पाबंदियाँ लगी हैं, और जब भी किसी मुल्क पे अगर पाबंदियाँ लगें, जैसे पाकिस्तान पे भी लगती रही हैं, तो वो मुल्क पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वो बजाय दूसरों पे इंसार करने के, वो अपने सेल्फ रिलायंस, अपने जो अंदरूनी उसके कैपेबिलिटी होती है उस पर इंसार करके चीज़ों को प्रोड्यूस करता है।
तो ये ईरान साहब एक तो साबित हो गया कि ईरान ने उनका इजराइल का जो आहनी दिफाई निज़ाम है उसको तोड़कर हमला किया है, और जो जिस पर वो बड़ा रिलाय कर रहे थे, और ड्रोन हमले भी किए हैं जो कि बड़े हदफ को निशाना बनाया है बाकायदा। तो अगर इजराइल भी जो है वो जवाबी हमला करता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी मिसाइलों की जंग हो सकती है। सर देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पर बड़े सारे सवालात हैं। कोई दुनिया को पता नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत बन चुका है कि नहीं बन चुका, ये कैपेबिलिटी कहाँ तक उनकी पहुँची है। जैसे पाकिस्तान ने भी देखें, हमने ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी अर्ली 80s में 84 में हमने प्रैक्टिकली उसका एक तजर्बा भी कर लिया था, लेकिन हमने प्रैक्टिकली दुनिया को दिखाने के लिए उसके 14 साल बाद 98 में उसका एक ओपन हमने एक्सप्लोजन्स किए थे। इसी तरीके से ईरान के बारे में ये बड़ा एम्बिगुअस है, किसी को पता नहीं है कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वो कहाँ तक पहुँची है। और आप साथ ये देखें कि यूएस जो है वो लगातार बड़े नपे तोले बयान दे रहा है कि हमें नहीं पता था कि हसन नसरुल्लाह पे अटैक होने वाला है, हमें नहीं पता कि इस्माइल हनिया पे अटैक होने वाला है, और साथ वो वार्न कर रहा है इसराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है या उसकी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला ना करे। दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी क्लियर, और ये बड़ा एक किस्म का एक चैलेंज होगा इसराइल को किस तरह वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, और मेरे अपने ख्याल में अगर इन्होंने 400 मिसाइल दागे हैं तो वो इससे कम मिसाइल दागेंगे ताकि उनके फेस सेविंग भी रहे और एक हद से जंग ना बढ़े। अच्छा जनरल साहब, एक और बात, लेकिन सर देखिए, अगर इजराइल का जो इरादा नजर आ रहा है उसमें तो वो ईरान है, पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है, उस तरफ भी बढ़ सकता है। उसके अलावा इराक और इराक से पूरा मशरक़ वस्ता जो है इसकी लपेट में आ सकता है। उसका हाथ कोई नहीं रोक रहा। अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर आप नक्शा क्या देख रहे हैं मशरक़ वस्ता में? देखिए, इसराइल के हाथ रुक जाएगा। अभी तक वो लड़ रहा था तंजीमों के साथ, वो लड़ रहा था हमास के साथ, वो लड़ रहा था हिजबुल्लाह के साथ। ये पहली दफ़ा है कि उसने आंखों में आंखें डाल के डायरेक्ट ईरान को एक थ्रेट दी है और ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। ईरान का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, वो पर्शियन एम्पायर रही है, उस पर बेतहाशा पाबंदियाँ लगी हैं, और तमाम पाबंदियों में ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है। इसराइल के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर है, वो मिसाइल लॉन्च करता है, वो रॉकेट लॉन्च कर सकता है, बट उसके पास एक लिमिटेड मैन पावर है एज कम्पेयर टू ईरान। तो वो ज़्यादा ग्राउंड मनूवर नहीं कर सकता। लबनान की हद तक वो कर सकता है, लबनान से आगे वो नहीं जा सकता, उसके पास इतनी मैन पावर ही नहीं है। जबकि ईरान के पास बहुत बड़ी मैन पावर है, और वो मैन पावर जो है अपनी लीडर्स के साथ खड़ी हुई है। अच्छा जलील साहब, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त मैं चाहता हूँ ज़्यादा इस्तेफादा आपसे कर सकूँ। वो गिरे वहाँ पे 47 के करीब कह रहे हैं कि वो नीचे ग्राउंड पे गए, मगर उन्होंने आबादियों को निशाना नहीं बनाया, मगर एक मैसेज दिया है कि जो वो तल अबीब में आबादियों पर भी जिस तरह से गजा में इजराइल करता रहता है, तो क्या ये मैसेज गया है और ये मैसेज रिसीव हुआ है कि अगला अटैक अगर आबादियों पर होता है ईरान में तो तल अबीब भी जो है वल्नरेबल होगा? बिल्कुल वल्नरेबल होगा जी। अब देखें, जो मिसाइल गिरे हैं, मैंने कल खुद CNN पे लाइव फुटेज देखी है। वो मिसाइल इनके शहरों के नज़दीक, उनके समंदर के पास वो गिर रहे थे, और एक अच्छी बड़ी तादाद जो है ये आयरन डोम और डेविड जो उन्होंने बनाया हुआ था उसका टू सपोर्ट आयरन डोम जो है उसको उन्होंने डेविड स्लिंग जिसका साथ, तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग के तहत उन्होंने एयर डिफेंस को अपना इतना मजबूत बनाया हुआ था। बट इन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद एक अच्छी बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है कम से कम जो है 25-30% तो लाजमी वहाँ गिरे हैं, और ये मैंने खुद लाइव देखा है CNN के ऊपर। तो वो ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है इसराइल के पास। तो वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, बट इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि ईरान की आबादियों को निशाना बनाए, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया तो फिर वो अपने पूरे खित्ते को, अपने मुल्क को एक बहुत बड़ी जंग में वो धकेल देंगे। जनरल साहब, ये फरमाइए कि रशिया की जो बेस है सीरिया में, उस पर भी सुना अटैक किया है, तो क्या वो रशिया को भी इनवाइट कर रहे हैं कि जो है इधर यूक्रेन के बाद यहाँ भी एंगेज करें रशिया को? इसमें क्या आपको हिकमत नजर आती है? देखिए, मेरा यही ख्याल कि वो इतना हद तक जाएंगे कि वो रशिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें। देखिए, बड़ी ताकतें इस वक्त कौन है? बड़ी ताकतें अमेरिका है, रशिया और चाइना है। तो वो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमायत अमेरिका की हासिल हो और चाइना और रशिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर वो ये करते हैं
तो वो फिर इन मुल्कों के खिलाफ भी अब एक नया महाज खोल देंगे। तो क्या इजराइल ने गजा को तबाह किया और अब लबनान जो है उस पर हमले कर रहा है और ईरान की तरफ जो है वो भी उसकी नज़रें हैं। आप क्या समझते हैं कि इजराइल के अंदर एक गुरिल्ला वार जो है वो शुरू होगी और इजराइल को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। इसमें देखें, अब ये जो हमले कर रहे हैं इजरायली गजा पे या वेस्ट बैंक के नज़दीक या लेबनान में या शाम में, तो देखें लेबनान की तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है। सिमिलरली जो है गजा, उनके पास कोई जहाज ही नहीं है। तो ये इम्प्यूनिटी के साथ आते हैं, वहाँ बम गिराते हैं, नुकसान करते हैं। ना उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ना उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई जहाज हैं। ईरान के पास हर कुछ है। उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी में वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। उनका अपना पूरा मिसाइल सिस्टम है, शहाब के नाम से, जुल्फकार के नाम से। तो जो रिस्पॉन्ड वो ईरान को करेंगे, सोच समझ के करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, बट एक मेरा ख्याल लिमिटेड रिस्पॉन्स होगा। अच्छा जलील साहब, ये हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडियन मीडिया? इंडियन मीडिया ये कह रहा है जो है वो कत्ल किया, वहां पर उनको जो है वो, और उसके बाद जो है वो इस्माइल हानिया को निशाना बनाया। तो क्या ईरान की फोर्सेस भी इजराइल में जाकर इस तरह की कार्रवाइयां कर सकती हैं? देखें जी, उन्हें बल्कि करना चाहिए था। जब वो इस किस्म के आपके मुल्क में घुस के मिसाइलों से हमला करके और आपके मेहमानों को मार रहा है, आपके लीडरों को मार रहा है, तो आप, लेकिन इनके पास इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है जिसमें जैसे इजराइल के पास है। देखिए ईरान का बजट 8-10 बिलियन डॉलर है, उनका 25-30 बिलियन डॉलर है। अभी जैसे ही थोड़ी सी बात एस्केलेट की तो अमेरिका ने 10 बिलियन डॉलर उनके लिए एक अलग इमदाद अनाउंस कर दी है। तो इजराइल जो कर रहा है, ये सब कुछ अमेरिका के कहने पे कर रहा है और बहुत बड़ी उसके लिए उसके साथ सपोर्ट है। हमें भी इससे देखिए सबक हासिल करना होगा कि पाकिस्तान की फौज अगर मजबूत है, हमारे पास न्यूक्लियर ताकत है, हमारे पास। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन जलील साहब, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि ये पाकिस्तान को इंडियन मीडिया इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे पास ज़ाहिर है बड़ी अहम बड़ी एक मिसाइल कैपेबिलिटी है टू हिट मे बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो क्या ये हमें क्या हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट है या हम पे ये इल्ज़ाम धरा जा रहा है हमारे पास शाहीन है, गौरी है, तो हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है क्या? और क्या ये हमारे जो मिसाइल्स हैं दे कैन रीच ओवर देयर? देखिए पाकिस्तान के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये इंडिजिनसली डेवलप की हुई है। इसको अमेरिका दुनिया ने तस्लीम किया है कि ये क्रेडिबल है, ये पाकिस्तानियों ने खुद बनाई है और इसकी जो रेंज है वो सबको पता है। हमारे जो दुश्मन है वहाँ तक हमारी रेंज बड़ी आसानी से पहुँच सकती है, चाहे इंडिया का सदर्न एज है या और कोई मुल्क है। और पाकिस्तान ने इसकी जो हमारी जो इसकी सेफ्टी मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी कमीशन वगैरह उसको विजिट करते हैं, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि ये मुकम्मल सेफ है और इन्होंने किसी किस्म की प्रोलिफरेशन नहीं की। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था। खबर ये भी आ रही है कि ईरान अगले 10-15 दिन में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और धमाके करके दिखाएगा, क्या ऐसी कोई खबर है सर? देखिए खबर नहीं है बट पॉसिबिलिटी जरूर है। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां तक पहुंच चुका है और कि जहां वो धमाके कर सकते हैं तो वो जरूर करेगा। और अगर उन्होंने धमाके कर दिए तो फिर ये इंडिया, ये जो इजराइल है और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जुर्रत नहीं कर सकते कि ईरान पे हमला करें। इसलिए अमेरिकन के सदर बाइडन आप देखें जो बयान दे रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर इजराइल ने किसी किस्म की ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या इंस्टॉलेशन पे हमला किया। जलील साहब ये फरमाइए कि अगर खुदा न खास्ता एक ऑल आउट वॉर होती है, चाहे वो ज़ाहिर है उनके बॉर्डर्स तो नहीं है लेकिन ये मिसाइल्स, और अगर क्योंकि हमारे वो हमसाए में हैं तो हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? हमारा बॉर्डर है उनके साथ, हमारी जिस तरह की भी है टूटी फूटी तिजारत भी चल रही है, तो आप हमें क्या इन्वॉल्व होता देख रहे हैं या हम क्या व्हाट स्टैंस वी शुड हैव इन दैट एक्सट्रीम सिचुएशन? और सर मैं एक बात आगे बढ़ाऊंगा आपकी साहब कि इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा वावेला कर रहा है पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए इंडिया का तो काम है वावेला करना और बातें बनाना और एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करना, बट दुनिया के जो जिम्मेदार ममालिक हैं जिसमें यूएन बॉडीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है,
इन सबको पता है कि पाकिस्तानी जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमारे जो रॉकेट्स हैं, हमारा ये सारा इंडिजिनस प्रोग्राम है और पाकिस्तान ने कभी इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन नहीं की है। और अगर हमारे पड़ोस में जंग एक हद से बढ़ जाती है, उस पर हमारे पे इफेक्ट्स तो ज़रूर आएंगे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो ओमान और ईरान के बॉर्डर के बीच में जो एक समंदर है, उसमें से डेली 20 मिलियन बैरल वहाँ से, यानी कि 2 करोड़ बैरल ऑयल पास होता है, जो दुनिया का 1/3 ऑयल बनता है। तो ये चीज़ें मतलब जरूर मैटर करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बात इस तक जाएगी कि ये ऑयल के पैसेज भी इफेक्ट हो और दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस दो चार हो जाए। ये जो इजराइल का रिस्पॉन्स है, मैं जैसे पहले मैंने कहा, ये एक बड़ा मेजर्ड होगा और ये अमेरिका से क्लियर करके वो करेंगे, उसके बगैर वो कर ही नहीं सकते। और एक फेस सेविंग करेंगे, वरना उनको एक बहुत बड़ी जंग का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनरल रिटायर्ड जनाब तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट इशू। और मैं इसी बात और इसी नोट पे आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। इतना बड़ा तेल का की गुजरगाह अगर यहाँ पे ईरान ने हिट कर दिया, जिस तरह कल हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे थे, तो इट कैन प्लंज दी वर्ल्ड इनटू अ वेरी लॉन्ग इकोनॉमिक रिसेशन, जो ना अमेरिका के लिए अच्छा होगा ना दुनिया के लिए। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।